जिस रात शोमो मोहम्मद बिन कासिम के पास आई थी, उससे अगली सुबह शाबान मोहम्मद बिन कासिम के पास आया और उसे बताया कि अभी ऐसी खबर मिली है कि मंदिर का पंडित मरा पड़ा है। शाबान ने ये भी बताया कि उसने लाश देखी है। लाश की हालत से और पंडित के मुंह से निकलती हुई झाग से ये पता चलता है कि उसे जहर देकर हलाक किया गया है। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, उसे जहर ही दिया गया होगा और मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसे जहर किसने दिया है। मैं तुम्हें बुलाने ही लगा था। रात को मेरे यहाँ कुछ मेहमान आए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने शाबान को रात का सारा वाकया सुनाया, शोमो की हर एक बात और हर एक हरकत सुनाई। मैंने तुम्हें ये कहना था कि वो मंदिर बंद कर दो। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, यह राजा दाहिर के तकरीबकारों का खुफिया अड्डा बन गया है। मुझे यकीन है कि पंडित को जहर उसी लड़की ने दिया है जो रात को मेरे पास आई थी। शाबान दौड़ता मंदिर तक पहुंचा। उसने देखा कि एक प्याले में थोड़ा सा पानी बाकी था। ये चंद कतरे दरअसल शराब के थे, पानी के नहीं। शाबान ने एक कुत्ता मंगवाया और चंद कतरे उसके मुंह में उंडेल दिए। इतने से जहर से कुत्ता मर गया। इसके बाद शाबान ने जो कार्रवाई की वो पहले सुनाई जा चुकी है। इब्ने कासिम शाबान ने मंदिर से वापस आकर मोहम्मद बिन कासिम से कहा, आप शायद उन खतरात को खातिर में नहीं ला रहे जो आपके और हमारे सब के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। आप जंगी चालों और हर वो ज़र्ब के माहिर हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन की इन चालों को नहीं समझ सकते जो वो जमीन के नीचे चला रहा है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो मैं जानता हूँ और समझता हूँ वो आप नहीं समझ सकते। आइंदा कोई भी अजनबी मर्द या औरत मेरी इजाजत के बगैर आपसे नहीं मिलेगा। शाबान अधेड़ उम्र आदमी था और जासूसी और सुराग रसानी के मामले में उसकी जहानत अरब की तमाम तर फौज में मशहूर थी। इन मामलात में मोहम्मद बिन कासिम उसके सामने महज एक तुफले किताब था। मोहम्मद बिन कासिम को नैरून बगैर लड़े मिल गया था। वहाँ तक मंजनीके कश्तियों पर लाई गई थी। जब नैरून का मुहासरा किया गया था तो तमाम मंजनीके साथ नहीं ले जाई गई थी। इनमें से चंद एक मुहासरे के साथ रखी गई थी, बाकी सब कश्तियों पर रहने दी गई और कश्ती दरियाए साकरा के किनारे पर थी। दरिया नैरून से कुछ मील दूर था। सबसे बड़ी मंजनीक उर्स भी अभी तक दरिया में थी। तमाम मंजनीके मुहासरे में इस्तेमाल न करने की वजह ये थी कि मोहम्मद बिन कासिम को मालूम था कि नैरून का हाकिम सुंदर हज्जाज बिन यूसुफ के साथ मुआहदा कर चुका है और उसने जजिया की अदायगी भी कबूल कर ली है। तो ये थी कि नैरून में मज़ाहमत नहीं होगी। चूँकि इस तमाम इलाके पर मोहम्मद बिन कासिम की फौज का कब्जा हो चुका था, इसलिए ऐसा कोई खतरा नहीं था कि इन मंजनीकों को जो अभी कश्तियों पर रखी गई थी कोई नुकसान पहुँचेगा। फिर भी पूरी रात दरिया के किनारे मंजनीकों के लिए कश्ती पहरे रखे थे। वहाँ माहीगीरों की कश्तियाँ भी बंधी रहती थी। इन सब को वहाँ से हटा दिया गया था। मोहम्मद बिन कासिम की अगली मंजिल सेवन थी। रास्ते में छोटे छोटे एक दो किले और भी थे, लेकिन इनके मुतालिक मोहम्मद बिन कासिम को कोई गम न था। सुंदर ने मोहम्मद बिन कासिम को बताया था कि ये छोटे छोटे किले किस नौयत के हैं और इन्हें सर करना कितना आसान है। सेवन का हाकिम भी बुत था। बुत जंग और जदल और किसी किस्म की खून रेजी को गुनाह समझते थे, इसलिए ये उम्मीद की जा सकती थी कि सेवन भी किसी मज़ाहमत के बगैर मिल जाएगा। लेकिन वहाँ की फौज हिंदू थी, इसलिए ये खतरा भी था कि फौज पूरा मुकाबला करेगी। सुंदर ने अपना एक एलची सेवन के हाकिम की तरफ भेज दिया था। इसने सेवन के हाकिम को ये पैगाम भेजा था कि वो लड़ाई से गुरेज करे और जब मुसलमान फौज वहाँ पहुँचे तो किले के दरवाजे खोल दे। ये एलची अभी वापस नहीं आया था, इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम नैरून से कूच नहीं कर सकता था। रसद और कुमक का भी इंतजार था। एक रोज इत्तला मिली कि मंजनीकों वाली कश्तियों पर जो सिपाही रात को पहरा देते थे, इनमें से 2 मरे पड़े हैं और 2 लापता हैं। पहरा देने का तरीका ये था कि 6-7 दिनों के लिए 4 सिपाही वहाँ चले जाते थे और वहाँ एक खैमे में रहते थे। 2-2 आदमी बारी बारी थोड़े से वक्त के लिए टहलने तमाम कश्तियों को जो दूर दूर तक फैली हुई थी देख आते थे। ये वाकया बड़ा अजीब था कि 2 संतरी गैर हाजिर थे और 2 मरे पड़े थे। दोनों को खंजर मारे गए थे। मोहम्मद बिन कासिम और शाबान अपने मुहाफिज दस्ते के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि दोनों की लाशें दरिया के किनारे एक दूसरे से कुछ दूर पड़ी हुई हैं। शाबान ने जमीन देखी, कदमों के जो निशान थे, इनसे पता चलता था कि ज्यादा लड़ाई नहीं हुई। दोनों की तलवारें नियामों में ही थी, जिससे ये जाहिर होता था कि इन्हें मुकाबले का मौका ही नहीं दिया गया। इन पर अचानक हमला किया गया है। शाबान ने कहा, ये किसी धोखे में मारे गए हैं। तो क्या इनका कत्ल इनके अपने साथियों ने किया है जो लापता है? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, खुदा की कसम मैं ये बात नहीं मानूंगा। शाबान ने जमीन को देखना शुरू किया। यह गैर आबाद और रेतीला इलाका था। कदमों के निशान साफ नजर आ रहे थे। इन्हें देख देख कर शाबान किनारे से दूर ही दूर हटता गया और वहाँ नकूशे पा उसे मकतूल संतरियों के गैर हाजिर साथियों की लाशों तक ले गए। इन दोनों को भी खंजरों से मारा गया था। वहाँ से जमीन को देखते हुए शाबान चल पड़ा और ये नकूशे पा दरिया के किनारे पर उस जगह आ गए जहाँ मंजनीक वाली आखिरी कश्ती खड़ी थी। मंजनीके गिनो, शाबान ने कहा। जब मंजनीके गिनी गई तो पता चला कि एक छोटी मंजनीक कम है।
है। शाबान ने मोहम्मद बिन कासिम को बताया कि ये दुश्मन की कार्रवाई है, वो एक मंजनीक ले गए हैं। ये मालूम करना बहुत मुश्किल था कि एक मंजनीक को किस तरह ले जाया गया। शाबान ने इस खतरे का इजहार किया कि अब राजा दाहिर भी अपने कारीगरों को ये मंजनीक दिखाकर मंजनीकें बनवाएगा। मंजनीक अरबों की इजाद है, पहली मंजनीक हिंदुस्तान में अरब लाए थे। ये समझना मुश्किल नहीं था कि मंजनीकों की अफादियत देखकर राजा दाहिर या उसके दानिशमंद वजीर ने ये सोचा होगा कि किसी तरह एक मंजनीक हाथ आ जाए और इस तरह की मंजनीकें तैयार कर ली जाए। अरबों ने उर्स जैसी मंजनीक बना ली थी, जिससे इतने वजनी पत्थर इतनी दूर फेंके गए थे कि मंदिर को तोड़ दिया गया था। मोहम्मद बिन कासिम का मुहाफिज दस्ता उसके साथ था। जिस किनारे के साथ कश्तियां बंधी हुई थी, उस किनारे पर दोनों तरफ मुहाफिज दस्ते के सवारों को दौड़ा दिया गया। शाबान खुद भी एक तरफ चला गया और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन कासिम गया। दोनों बहुत दूर तक चले गए, इन्हें कोई सुराग न मिला, न जमीन पर कोई निशान ऐसा मिला जिससे ये पता चलता कि मंजनीक यहाँ कश्ती से उतारी गई है। दोनों वापस आ गए। इब्ने कासिम शाबान ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, आप वापस चले जाए, मैं दूसरे किनारे पर जा रहा हूँ। अपने दो मुहाफिज मेरे साथ रहने दें, आपका यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। हमारा दुश्मन दूसरा तरीका इख्तियार कर रहा है, हमारा अब नैरून में रहना ठीक नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, हमें अब फौरन ही यहाँ से कूच करना चाहिए। दुश्मन हमारी मंजनीक सिर्फ इस मकसद के लिए ले गया है कि वो ऐसी मंजनीकें तैयार करे। मैं इसे इतनी मोहलत नहीं दूंगा कि वो एक भी मंजनीक बना सके। हो सकता है कि इन्हें रास्ते में ही पकड़ लूं। शाबान ने कहा, मंजनीक को इतनी तेजी से कहीं ले जाना आसान नहीं। आप चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि छुपे हुए दुश्मन के तीर आप तक पहुंच जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि सिपाहियों की लाशों को उठाया जाए और जनाजे के लिए सबको इकट्ठा किया जाए। ये तो किसी को मालूम नहीं था कि मंजनीक रात को किस वक्त चुराई गई थी, और ये भी मालूम नहीं था कि वो किस तरफ ले गए हैं। शाबान के साथ 2-3 अपने सवार थे और उसने मोहम्मद बिन कासिम के 2 मुहाफिज भी अपने साथ रख लिए थे। वो इन सबको दरिया के किनारे किनारे ऐसी जगह ले गया जहाँ दरिया का पाट चौड़ा था। उन्होंने घोड़े दरिया में डाल दिए और दूसरे किनारे पर चलते गए। वहाँ से वो किनारे किनारे बहुत दूर निकल गए। एक जगह इन्हें एक खाली कश्ती नजर आई जो आधी से ज्यादा खुशकीबर थी। इस कश्ती पर मंजनीक लदी हुई थी जो अब कश्ती में नहीं थी। किनारे पर साफ निशान थे, मंजनीक वहाँ उतारी गई थी। इस मंजनीक के 4 पहिए थे। रेतली जमीन पर और इससे आगे जैसी भी जमीन थी उस पर इन पहियों के निशानात को छुपाना नामुमकिन था। शाबान ने ये निशानात देखे। वहाँ हाथियों के कदमों के निशानात भी थे और घोड़ों के कदमों के निशान भी साफ नजर आ रहे थे। शाबान समझ गया कि मंजनीक हाथियों से खींची गई है। वो हाथियों की ताकत और रफ्तार से वाकिफ था। फिर भी वो कई मील दूर तक चला गया। जिस रास्ते पर मंजनीक ले जाई गई थी वो कोई बाकायदा रास्ता नहीं था, वो वीरान था, कहीं सहरा कहीं जंगल। ये इलाका नैरून से कई मील दूर था। बहुत ही दूर जाकर शाबान रुक गया। उसने अंदाजा कर लिया कि मंजनीक किस तरफ और कहाँ ले जाई गई है। वहाँ से शाबान वापस नैरून आ गया। इब्ने कासिम शाबान ने वापस आकर मोहम्मद बिन कासिम से कहा, हमारे चारों सिपाहियों को इन ही आदमियों ने कत्ल किया है जो मंजनीक लेकर गए हैं, और मैं यकीन से कहता हूँ कि मंजनीक सेवस्तान ले जाई गई है। हमें फौरन कूच करना चाहिए। आपने ठीक कहा था कि दुश्मन को हमें मोहलत नहीं देनी चाहिए। कि मंजनीक बनाना तो दूर की बात है, वो मंजनीक को अच्छी तरह देख भी नहीं सके। सेवस्तान वही मकाम है जो आजकल सेहवन के नाम से मशहूर है। नैरून से मोहम्मद बिन कासिम ने सेहवन को ही जाना था, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जितनी जल्दी अब उसे कूच करना पड़ा। वो जून सिंध के अंदर आता जा रहा था, ज्यादा मोहतात होता जा रहा था, क्योंकि वो राजा दाहिर की इस चाल को समझ चुका था कि अरब फौज लड़ते लड़ते और पेशकदमी करते करते थक कर चूर हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा जंगी ताकत इकट्ठी करके अरवाड़ के मैदान में इस फौज को एक ही हल्ले में खत्म कर दे। नैरून के हाकिम सुंदर ने खुफिया तौर पर अपने एक एलची सेवन के हाकिम के पास भेजा हुआ था। वहाँ के हाकिम को ये कहना था कि वो अरब फौज का मुकाबला ना करे। सेवन का हाकिम भी बुत था। मोहम्मद बिन कासिम ने इस एलची की वापसी का इंतजार करना था। एलची 2 रोज बाद वापस आया। सेवन अब एक किला नहीं बल्कि एक पहाड़ बन गया है। एलची ने मोहम्मद बिन कासिम की मौजूदगी में सुंदर को बताया। राजा दाहिर ने सेवन के बुद्ध हाकिम को अपने पास बुला लिया है और उसकी जगह अपने भतीजे विजय राय को वहाँ का हाकिम बनाकर भेज दिया है। आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि राजा ने अपने भतीजे को क्यों भेजा है। विजय राय ने आते ही फौज को नए सिरे से तैयार करना शुरू कर दिया है। किला तो पहले ही मजबूत था, लेकिन विजय राय ने अपनी फौज को ऐसी तरबियत दी है कि मुहासरे की कामयाबी आसानी से हासिल नहीं हो सकेगी। इसके अलावा किले के दिफा के लिए एक और चीज आ गई है। ये है एक मंजनीक जो मालूम नहीं कहां से लाई गई है। ये मंजनीक कब वहां पहुंची? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। मेरी मौजूदगी में वहां पहुंची है, एलची ने जवाब दिया। मैंने इसे किले में आते देखा है। इसे 2 हाथी खींच कर ला रहे थे और इनके साथ 12-13 घुड़सवार भी थे। मैं ये देखकर हैरान हुआ, यहाँ की फौज मंजनीक कहाँ से ले आई? यहाँ कोई कारीगर ऐसा नहीं जो मंजनीक बना सके। ये मंजनीक यहाँ से चुराई गई है, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा और पूछा, क्या तुमने देखा नहीं कि इस मंजनीक का वो क्या बनाएंगे? इसे उन्होंने शहर पनाह
खाना के बड़े दरवाजे के ऊपर दीवार पर रख दिया है। एलची ने जवाब दिया, और उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों के ढेर मंजनीक के साथ लगवा दिए हैं। मोहम्मद बिन कासिम हंस पड़ा। खुदा की कसम, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, ये लोग जाहिल हैं। एक तरफ वो इतने दिलेर हैं कि उन्होंने यहाँ आकर हमारे 4 आदमियों को कत्ल किया और मंजनीक ले गए, और दूसरी तरफ वो इतने अहमक हैं कि ये मालूम करने की कोशिश नहीं की कि मंजनीक कहाँ और किस तरह इस्तेमाल होती है। आगे की बात करो। सेवन की ज्यादातर आबादी बुतों की है। एलची ने कहा, मैं शहर में घूमता फिरता रहा हूँ। शहर के लोग लड़ाई नहीं चाहते, मगर विजय राय इन्हें डराता रहता है कि मुसलमान आ गए तो किसी घर में कुछ नहीं छोड़ेंगे और शहर की तमाम जवान लड़कियों को अपनी फौज में तकसीम कर देंगे। ये वही प्रोपेगेंडा था जो हर जगह होता आया था, लेकिन मुसलमानों का तर्ज अमल और मतफूहा बस्तियों और किलाबंद शहरों के लोगों के साथ इनका सलूक और रवैया इतना अच्छा और दुश्मन के प्रोपेगेंडे के खिलाफ होता था कि प्रोपेगेंडा बेअसर हो जाता था। दीबल फतह हुआ तो वहाँ के कुछ लोग और ताजिर वगैरह दूसरे शहरों में गए थे। नहरून से भी कुछ लोग सेवन और दूसरे शहरों में गए थे। वो जहाँ जाते वहाँ मुसलमानों के हुस्न सलूक का जिक्र करते थे। ऐसा ही सेवन में हो रहा था। अरमन मेला, देबल और नहरून के बाज लोग सेवन पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ के लोगों को बताया था कि मुसलमान फौज फसल को खराब नहीं करती, मतफूहा शहर में लूट मार नहीं करती, दुकानदारों का माल नहीं उठाती, और मुसलमानों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि औरतों को इज्जत की निगाह से देखती है। सुंदर के एलची ने बताया कि सेवन में फौज और शहरियों में इख्तलाफ पाया जाता है। इस बुत एलची ने जब देखा कि सेवन का हाकिम बदल गया है तो वो एलची से जासूस बन गया।